मैं आशीष सर आप लोगों का ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक अगला टॉपिक हीट यानी उष्मा। उष्मा जैसे कि नाम से ही गर्म हो जाता है शरीर। और हम लोग ये बड़ी जोश के साथ पढ़ेंगे, एकदम जोश खरोश के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम जानदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि उष्मा कहते किसे हैं। आराम से देखिएगा, एकदम प्यार से समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब है मेरे बाबू, जब दो वस्तुएं हैं, एक की उष्मा ज़्यादा हो मतलब एक गर्म हो, दूसरी क्या हो, ठंडी हो, तो गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के सामने ले जाएंगे तो गर्म वस्तु की उष्मा ठंडी वस्तु में स्थानांतरित होगी और तब तक स्थानांतरित होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान न हो जाए। आगे देखते हैं। उष्मा का मात्रक। उष्मा का क्या मात्रक है? उष्मा का मात्रक सीजीएस पद्धति में, सीजीएस कहने का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति, सीजीएस पद्धति, और ऐसा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। सीजीएस पद्धति में जो उष्मा का मात्रक है, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, कैलोरी। और एसआई पद्धति में जो उष्मा का मात्रक होता है वो होता है जूल। जूल को तो आप लोग जान रहे होंगे। कार्य उष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 3 का मात्रक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कैलोरी किसे कहते हैं सर, ये तो जानना बड़ा जरूरी है। 1 ग्राम जल का तापमान, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। लेकिन एक और आता है कि अंतरराष्ट्रीय कैलोरी किसे कहते हैं। तो 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। उष्मा चैप्टर को पढ़ने के लिए एक पैमाना पढ़ने की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग उष्मा को मापते किस में हैं। देखते हैं, उष्मा को हम लोग अक्सर देखते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में। तो ये क्या है, इसको समझते हैं, पैमाने को समझते हैं। तो सर जी, हम लोग जब किसी पानी को ठंडा करते हैं और वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है तो उसे कहते हैं हिमांक। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं वो भाप में बदल जाता है तो उसे कहते हैं भाप बिंदु। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही हम लोग यहाँ पे बगल में लिखे हैं, बीच का अंतर। अब हम लोग देखते हैं, जब किसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं और वो जम जाता है तो वो तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जो भाप बन जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इनके बीच का अंतर 100 हो गया। फ़ारेनहाइट में जब पानी बर्फ बनता है तो वो 32 फ़ारेनहाइट, भाप बनता है 212 फ़ारेनहाइट, और बीच का अंतर 180। केल्विन में 273 केल्विन पे पानी जम जाता है और 373 केल्विन पे पानी भाप बन जाता है, और इनके बीच का अंतर 80। र्यूमर पे 0 और भाप बिंदु है 80 और इनके बीच का अंतर 80। सर जी, इससे एक सूत्र निकलता है C-0। देखिए, हिमांक वाला जो पॉइंट है वो 0 था और इनके बीच का अंतर जो था सेल्सियस में वो क्या था, 100 या -32 हिमांक था। देखिए फ़ारेनहाइट में 32 वही फ़ारेनहाइट है। उसी तरह से K-273/100 R-0/80। कहने का मतलब है सर जी, अगर दो दिया रहे, एक निकालना रहे, एक दे के एक पूछे, सेल्सियस दे दे तो सेल्सियस की जगह सेल्सियस रखिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बराबर करके आराम से निकाल लीजिएगा। प्यार से नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। मानव शरीर, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुके हैं कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। बाबू एक जगह देखे, हमने देखा कॉपी में 4 फ़ारेनहाइट 98.4 फ़ारेनहाइट दिया था, लेकिन 98.6 सही है। ये गूगल पे भी है, मैंने सर्च करके सब जगह से मिला लिया। और कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर देखा जाए फ़ारेनहाइट में तो 80.6 फ़ारेनहाइट। अगले बार का रेलवे में आ चुका है तो ध्यान दीजिएगा इसको। आगे देखते हैं। सूर्य का तापमान हम लोग पैरोमीटर से नापते हैं, और किस तापमान पे सर जी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो जाता है तो वो ताप है 40, -40 पर दोनों डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। सर जी परम शून्य ताप क्या है? जब किसी वस्तु के हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन घटाते हैं तो घटने की एक सीमा होती है। उस सीमा को ही हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। वो सीमा है -273.15 डिग्री सेल्सियस।
अगर सर जी इसी ताप को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, देखिए हमने नीचे लिखा है -273.15 इससे नीचे तापमान को नहीं ले जा सकते हैं। अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो 0 केल्विन, इसे कहते हैं ओके। क्या कहते हैं? ओके, मतलब सब ठीक है। आगे देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका आयतन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है बाबू? क्योंकि जब हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, इसीलिए उसमें प्रसार जब होता है, हम लोग किसी चीज का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। जैसे किसी मोमबत्ती को गर्म करिए, देखिए वो पिघलने लगता है ना। जस्ट वो पूछेगा मोमबत्ती का पिघलना किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे उसमें प्रसार से संबंधित है। आगे देखते हैं जल का असामान्य प्रसार। जल के इस असामान्य प्रसार से खूब क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जल जो है इसका एक अलग गुण होता है, इसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसका जो आयतन है वो घटता है। सर याद रखिए, घटता है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस जो ही हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका जो होता है आयतन बढ़ने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसी 4 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों को याद रखना है, यही पेपर में आ सकता है। आगे देखते हैं अवस्था परिवर्तन। इसको आप किताबों में पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, लेकिन याद नहीं होगा। किसी निश्चित ताप पर गलनांक किसे कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना। किसी निश्चित ताप का द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक कहलाता है। और वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। आराम से पढ़ लिए 1 मिनट में, और ऐसे पढ़ते तो दिन भर पढ़ते, याद ही नहीं होता। वाष्पीकरण देखते हैं हम लोग। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। सर जी वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यह ऊष्मा द्रव से प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। जैसे चाय को हम लोग छोड़ देते हैं खुले वातावरण में, धीरे धीरे उसका जो ऊष्मा है वो वातावरण में चला जाता है, मतलब ज्यादा ऊष्मा कम ऊष्मा की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अतः यही कारण होता है कि गर्मी के दिनों में जो सुराही का पानी है वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। याद रखिएगा, गर्मी के दिनों में सुराही का पानी वाष्पीकरण के नाते क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। आशा करते हैं कि उसमें आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो आप लोग एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।